शक्ति कभी रियायत नहीं देती जब तक कि उसकी मांग न की जाए। ये कभी नहीं हुई और नहीं कभी होगी। फ्रेडरिक डगलस का ये जो कथन है आज की दुनिया की राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज हम एक ऐसे ही बेहद ज़रूरी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बीबीसी में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है। और सवाल बहुत बड़ा है, क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अब अपने अंत की ओर है? ये विषय यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम इस व्यवस्था के बनने की कहानी, इसकी चुनौतियों और आज के बदलते हुए माहौल में इसके भविष्य को गहराई से समझें। चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो लेख की शुरुआत एक बड़े ही व्यक्तिगत अनुभव से होती है। लेखक याद करते हैं कि 1911 के कुछ महीनों बाद जनवरी 2002 में वो न्यूयॉर्क में एक भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के 15 साल बाद एक ऐसी दुनिया में हुआ जिसे अमेरिका ने बनाया था। उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिकी सैन्य शक्ति और मार्शल प्लान ने यूरोप को सोवियत संघ के विस्तार से बचाया था। और उसे फिर से खड़ा होने में मदद भी की। बिल्कुल। उन्होंने 1989 में प्राग में चेकोस्लोवाकिया की आज़ादी का भी जिक्र किया, जब लोग सोवियत तानाशाही से मुक्त होकर पश्चिम का हिस्सा बनना चाहते थे। और उस पश्चिम का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ये सुनकर, जैसा लेखक बताते हैं, एक अमेरिकी छात्र रो पड़ा था। शायद इसलिए कि उसे लगा कि इस मुश्किल समय में अमेरिका को अपने विदेशी दोस्तों से ऐसी बातें सुनने की जरूरत है। ये तो कहानी का एक बहुत ही आदर्शवादी पहलू है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल, और यहीं से इस पूरे विश्लेषण की नींव पड़ती है। उसी भाषण के बाद एक पाकिस्तानी छात्र लेखक से मिला और उसने एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखा। अच्छा? उसने अमेरिका की तुलना रोमन साम्राज्य से की। रोमन साम्राज्य से? वो कैसे? उसका तर्क बहुत सीधा था। उसने कहा, अगर आप साम्राज्य के किले के अंदर मतलब अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकी ताकत आपको अच्छी लगती है। ये आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करती है, कानून का राज बनाए रखती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर आप मेरी तरह साम्राज्य की बाहरी सीमाओं पर रहते हैं तो आप अमेरिकी ताकत को बिल्कुल अलग तरह से अनुभव करते हैं। ये आपके साथ कुछ भी कर सकती है और आप उसे रोक नहीं सकते या जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। वाह! तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जिस देश का जन्म ही ब्रिटिश सत्ता की मनमानी के खिलाफ एक विद्रोह से हुआ, वही आज दुनिया में मनमानी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? बिल्कुल। और ये सिर्फ उस एक छात्र की राय नहीं है। हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था की कहानी वो आंशिक रूप से झूठी थी। अच्छा। सबसे ताकतवर देश जब चाहें खुद को नियमों से छूट दे देते थे, और ये कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी आरोपी या पीड़ित की पहचान के आधार पर अलग अलग ढंग से लागू होता था। ये तो सीधे सीधे ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण को आवाज देना हुआ। सही बात है। तो ये एक अहम सवाल है, क्या ये जो अमेरिकी मनमानी है ये सिर्फ हाल के कुछ सालों में हुआ है या इसके पीछे एक लंबा इतिहास है? इसका एक लंबा और काफी जटिल इतिहास है, खासकर लैटिन अमेरिका के संदर्भ में, जिसे अमेरिका अक्सर अपना पिछवाड़ा या बैकयार्ड समझता रहा है। ये जो तथाकथित नियम आधारित व्यवस्था थी, इसने अमेरिका को अपने कमजोर पड़ोसियों पर अपनी इच्छा थोपने से कभी नहीं रोका। इसके कुछ उदाहरण हैं क्या? मतलब असल में जमीन पर क्या होता था? कई उदाहरण हैं। 1953 में ईरान को देखिए। सीआईए ने ब्रिटेन की मदद से मोहम्मद मुसादिक की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह सिर्फ ये था कि उन्होंने एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी का ऑडिट करने की कोशिश की थी। वो जब एक चुनी हुई सरकार को तेल के लिए गिरा दिया गया। हाँ, फिर 1954 में ग्वाटेमाला। सीआईए ने राष्ट्रपति जैकबो अरबेन्स को पद से हटा दिया। क्यों? क्योंकि उनके भूमि सुधार कार्यक्रम से अमेरिकी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के मुनाफे को खतरा था। अच्छा। और फिर 1983 में ग्रेनेडा और 1989 में पनामा। इन देशों पर तो अमेरिका ने सीधे आक्रमण ही कर दिया। और इन सब कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए मनरो सिद्धांत यानी मनरो डॉक्ट्रीन का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मनरो ने सिद्धांत दिया था। शुरुआत में तो इसका मकसद लैटिन अमेरिकी देशों को यूरोपीय उपनिवेशवाद से बचाना था। तो फिर ये अमेरिकी प्रभुत्व का साधन कैसे बन गया? ये बहुत जल्दी बदल गया। 1904 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति तक कह दिया। मतलब जो सिद्धांत दूसरों को बाहर रखने के लिए था, वो अमेरिका को दखल देने का लाइसेंस बन गया। बिल्कुल। इसीलिए इतिहासकार जे सेक्सटन कहते हैं कि ट्रंप की नीतियां कोई नई नहीं है, बल्कि ये भविष्य में वापसी जैसा है।
जो हमें 19वीं सदी की अप्रत्याशित और अस्थिर महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता की याद दिलाता है। ठीक है, तो अगर ये सब पहले से होता आ रहा है तो नया क्या है? आज इतनी चर्चा क्यों हो रही है? नया ये है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है, कि इस बार अमेरिकी एक तरफावाद का निशाना उसके अपने दोस्त और सहयोगी बन रहे हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट रणनीति। हाँ बिल्कुल। पहले यह मनमानी साम्राज्य की बाहरी सीमाओं पर होती थी, अब किले के अंदर भी होने लगी है। हमने देखा कि कैसे ट्रंप प्रशासन ने यूरोपीय सहयोगियों को मुफ्तखोर कहा और अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों की भूमिका पर अपमानजनक टिप्पणी भी की। और ग्रीनलैंड पर स्वामित्व का उनका दावा तो एक चरम उदाहरण था, एक नेटो सहयोगी की संप्रभुता पर सीधा सवाल। तो शुरुआत में तो यूरोपीय नेताओं ने एक तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, % से बढ़ाकर कुछ मामलों में तो और भी ज्यादा करने पर मजबूर कर दिया, जो पहले कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर पाया था। सही कहा। लेकिन ग्रीनलैंड का मुद्दा एक गेम चेंजर साबित हुआ। वो कैसे? जब ट्रंप ने डेनमार्क की संप्रभुता को सीधे सीधे चुनौती दी तो सहयोगियों ने एकजुट होकर विरोध करने का फैसला किया। और यहीं पर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के दावोस भाषण का महत्व है। उन्होंने इसे पुरानी व्यवस्था से एक विच्छेद यानी रप्चर का क्षण बताया और मध्यम शक्तियों यानी मिडिल पावर से एक साथ काम करने का आह्वान किया। और उस भाषण को जबरदस्त समर्थन मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। यह सहयोगियों के बीच एक नई एकजुटता का साफ संकेत था। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? लेखक डी-डे की 60वीं वर्षगांठ को याद करते हैं, जब उन्होंने उन सैनिकों को देखा था जिन्होंने उस युद्ध को लड़ा था। हाँ, और वो कहते हैं कि वो सैनिक खुद को नायक कहलाना नहीं चाहते थे, बल्कि वे उस शांति के निर्माता थे जिसे उन्होंने युद्ध के बाद बनाया था। क्योंकि उन्होंने अनुभव से सीखा था। बिल्कुल। उन्होंने देखा था कि बिना नियमों और कानूनों की दुनिया कितनी भयावह हो सकती है। उन्होंने ये नियम आधारित व्यवस्था इसलिए बनाई ताकि दुनिया फिर उस दौर में वापस ना जाए। लेकिन शायद बाद की पीढ़ियों ने ये मान लिया कि ये व्यवस्था स्थायी है। हाँ, शायद हम सबने इसे फॉर ग्रांटेड ले लिया। लेखक खुद स्वीकार करते हैं कि 9/11 के बाद शायद उन्होंने भी यही गलती की। हम ये नहीं देख पाए कि आर्थिक ठहराव, असमानता, सोशल मीडिया और अब AI, ये सब मिलकर पारंपरिक संस्थानों में विश्वास को कैसे खत्म कर देगा। मतलब इस दृष्टिकोण से ट्रंप इस विच्छेद का कारण नहीं, बल्कि एक लक्षण है। अच्छा, बीमारी पहले से मौजूद थी, ट्रंप बस उसका सबसे मुखर चेहरा बनकर उभरे। तो अंतिम संदेश क्या है? इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? संदेश ये है कि लोकतंत्र, कानून का शासन और जवाबदेह सरकार, ये सब स्वाभाविक रूप से नहीं होते हैं। इन्हें लड़कर बनाना पड़ता है, बनाए रखना पड़ता है और इनकी रक्षा करनी पड़ती है। और यही आज मार्क कार्नी द्वारा बताई गई मध्यम शक्तियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। चुनौती सिर्फ प्रतिक्रिया देने की नहीं है, चुनौती है सक्रिय रूप से नए गठबंधन बनाने और उन संस्थानों को मजबूत करने की जो किसी एक शक्ति के हितों की नहीं बल्कि एक बहुध्रुवीय दुनिया की सेवा करते हैं। आज की चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर समाप्त होती है और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। महाशक्तियों की इस नई प्रतिद्वंद्विता के युग में, जहां पुराने नियम तोड़े जा रहे हैं, भारत जैसी मध्यम शक्ति नई वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में क्या और कैसी भूमिका निभा सकती है? चुनौती सिर्फ प्रतिक्रिया देने की नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से नए गठबंधन बनाने और उन संस्थानों को मजबूत करने की है जो किसी एक शक्ति के हितों की नहीं बल्कि एक बहुध्रुवीय दुनिया की सेवा करते हैं। यह UPSC और सामान्य जानकारी के लिए हमारी दैनिक समसामयिक मामलों की श्रृंखला का हिस्सा है। अगर आपको हमारी यह गहरी पड़ताल पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों में अपने प्रश्न पूछें। हम अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे।